कामरूप का इतिहास। आधुनिक राज्य असम को प्राचीन काल में कामरूप और प्रागज्योतिष कहा जाता था। उपर्युक्त नाम का प्रयोग कामरूप की राजधानी के लिए भी किया जाता था। इस क्षेत्र में देवाक नामक एक अन्य राज्य भी था, जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में कामरूप के साथ के सीमावर्ती राज्य के रूप में किया गया है। आधुनिक राज्य असम को प्राचीन काल में कामरूप और प्रागज्योतिष कहा जाता था। उपर्युक्त नाम का प्रयोग कामरूप की राजधानी के लिए भी किया जाता था। इस क्षेत्र में देवाक नामक एक अन्य राज्य भी था, जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में कामरूप के साथ के सीमावर्ती राज्य कन रूप में किया गया है। कामरूप राज्य एक समय उत्तरी और पश्चिमी बंगालम, चीन के कुछ सीमावर्ती इलाकों तथा वाक तक फैला हुआ था। महाभारत के समय से 7वीं शताब्दी के मध्य में भास्करवर्मन तक इस क्षेत्र में एक ही राजवंश का शासन रहा था। इस राजवंश के इतिहास के स्रोत हैं भास्करवर्मन के दुबी और निधानपुर ताम्रपत्र। कुछ अन्य स्रोतों में नालंदा से प्राप्त कुछ वंशावली संबंधी मुद्राएं और बाणभट्ट तथा हवेनसांग के विवरण प्राप्त हुए हैं। इस वंश का दावा है कि उसकी उत्पत्ति असुर नरक से हुई थी, जो महाकाव्यों और पुराणों के अनुसार विष्णु उनके वराह अवतार में और पृथ्वी का पुत्र था। इसीलिए इस वंश को भौम अर्थात भूमि का पुत्र भी कहा जाता है। नरक के एक पुत्र का नाम भागदत्त था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। इस राजवंश के शिलालेखों में दावा किया गया है कि राजा भागदत्त और उसके उत्तराधिकारियों ने कामरूप में लगभग 3000 वर्षों तक शासन किया था और उनके बाद राजा पुष्यवर्मन हुआ। इन स्रोतों से हमें 13 राजाओं की एक सूची मिलती है, जो पुष्यवर्मन से शुरू होती है। वह समुद्रगुप्त का समकालीन था। सूची इस प्रकार है: आई पुष्यवर्मन, ई समुद्रवर्मन, ई बालवर्मन, इव कल्याणवर्मन, वी गणपतिवर्मन, वी महेंद्रवर्धन, वी नारायणवर्मन, वी भूतिवर्मन, अक्स चंद्रमुखवर्मन, एक्स स्थितवर्मन, शी सुस्थितवर्मन, जाय सुप्रतिष्ठितवर्मन, शी भास्करवर्मन। इनमें से अंतिम राजा भास्करवर्मन 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हर्षवर्धन का समकालीन था। 8वां राजा भूतिवर्मन 6ठी शताब्दी के मध्य में शासन करता था, जिसका पता उसके अपने अभिलेखों चलता है। इस प्रकार यह अनुमान लगाया गया है कि प्रथम राजा पुष्यवर्मन का शासन लगभग 350 में था। उसने समुद्रगुप्त की प्रभुसत्ता अवश्य स्वीकार की होगी। नालंदा की मुद्रा में पुष्यवर्मन को प्रागज्योतिष का स्वामी कहा गया है और सूची के प्रथम 3 राजाओं को महाराजाधिराज की उपाधि दी गई है, लेकिन इतिहासकार इस आडंबरपूर्ण उपाधि को कोई महत्व नहीं देते, क्योंकि इन राजाओं ने गुप्त राजाओं की प्रभुसत्ता स्वीकार कर रखी थी। हमें इस वंश के पहले 6 राजाओं के बारे में कोई अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। 7वें राजा नारायणवर्मन अथवा उसके पूर्ववर्ती राजा ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिससे पता चलता है कि वह शायद 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया होगा। 8वां राजा भूतिवर्मन अथवा महाभूतिवर्मन एक शक्तिशाली राजा था। उसका उत्थान लगभग 6ठी शताब्दी के मध्य में हुआ। उसके अधीन कामरूप एक शक्तिशाली राज्य बन गया। इसमें समूची ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट क्षेत्र शामिल थे और पश्चिम में ये करातोया नदी तक फैला हुआ था, जो काफी लंबे समय से कामरूप की पारंपरिक सीमा बनी हुई थी। हम उसके पुत्र चंद्रमुखवर्मन के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन कहा जाता है कि उसके पोते स्थितवर्मन अश्वमेध यज्ञ किया था।
अगले राजा सुस्थितवर्मन के नाम का उल्लेख बाद के गुप्त राजा आदित्य सेन के अफसद शिलालेख में मिलता है। कहा जाता है कि आदित्य सेन के दादा महासेनगुप्त ने सुस्थितवर्मन को लौहित्य, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर हराया था। महासेनगुप्त ने ये युद्ध अवश्य ही मौखारियों के एक साथी के रूप में लड़ा होगा, जो उस समय उत्तर भारत की एकमेव साम्राज्यिक शक्ति थे। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि महासेनगुप्त का ये साथी गौड़ का शशांक था, मौखरी वंश का कोई राजा नहीं। लेकिन ये स्पष्ट नहीं होता कि राजस्थान के एक छोटे से राज्य का राजा दूरस्थ बंगाल के राजा का साथी और बाद में उसका सहायक शासक कैसे बन गया। लेकिन शशांक की पहचान उस गौड़ राजा के रूप में की जा सकती है, जिसने सुप्रतिष्ठितवर्मन और भास्करवर्मन को उनके पिता सुस्थितवर्मन की मृत्यु के शीघ्र बाद हराया और बंदी बनाया था। उस समय तक सुप्रतिष्ठितवर्मन सिंहासनारूढ़ नहीं हुआ था, लेकिन वे गौड़ राजा की जेल से बचकर निकलने में सफल हुए और सुप्रतिष्ठितवर्मन ने एक संक्षिप्त अवधि के लिए शासन किया। उसके बाद उसका भाई भास्करवर्मन सत्तासीन हुआ। भास्करवर्मन भास्करवर्मन राजा हर्षवर्धन का एक साथी था। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित में उसका वर्णन है। उसने हर्ष के साथ मित्रता करने के लिए अपने राजदूत हंसवेग को उपहारों के साथ भेजा। ये कामरूप के राजा की एक कूटनीतिक चाल थी, जो इससे पहले अपने भाई के साथ गौड़ के राजा द्वारा पराजित और बंदी बना लिया गया था। दूसरी ओर हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन को भी गौड़ के उसी राजा द्वारा धोखे से मार दिया गया था और हर्ष ने उसका विनाश करने की घोषणा की थी। इस प्रकार ये दो राजाओं द्वारा अपने सांझे शत्रु के खिलाफ किया गया गठजोड़ था। बाणभट्ट के घटनाओं के वर्णन ने घटनाओं के तैथिक क्रम को गड़बड़ा दिया है और इसलिए उस काल के इतिहास के बारे में कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है। ये गठजोड़ तब हुआ होगा जब हर्ष ने अपने जीवन के आखिरी भाग में अपने राज्याभिषेक के तुरंत बाद नहीं, गौड़ राजा के खिलाफ चढ़ाई की थी। इस गठजोड़ के परिणामस्वरूप और हर्ष की सहायता से भास्करवर्मन ने शशांक के राज्य से बंगाल के एक काफी बड़े भाग पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त की। नालंदा के बौद्ध विहार पर भास्करवर्मन के प्रभाव की पुष्टि ह्वेनसांग के वर्णन से भी होती है। उसने वर्णन किया है कि राजा भास्करवर्मन ने नालंदा विहार के अध्यक्ष शीलभद्र के पास एक संदेशवाहक को इस अनुरोध के साथ भेजा कि चीन के महान यात्री को उसके पास भेज दिया जाए। किंतु ये अनुरोध धमकी प्राप्त होने के बाद ही स्वीकार किया गया। ह्वेनसांग कामरूप गया और वहां पर लगभग 1 महीने ठहरा। तब हर्ष ने कामरूप के राजा से मांग की कि चीन के यात्री को उसके दरबार में भेज दिया जाए, लेकिन यह मांग भी भास्करवर्मन को धमकी दिए जाने के बाद ही पूरी हुई। भास्करवर्मन ह्वेनसांग के साथ हर्ष से जंगल में स्वयं मिला, जहां हर्ष ठहरा हुआ था। उसने कन्नौज और प्रयाग में हुई महान धर्म सभाओं में भी भाग लिया। ह्वेनसांग के इस वर्णन से पता चलता है कि भास्करवर्मन का उत्तरी बंगाल पर नियंत्रण था और बिहार में नालंदा पर भी कुछ प्रभाव था। भास्करवर्मन की मृत्यु के बाद इस वंश का भी उसी प्रकार अंत हो गया, जिस तरह की हर्ष के राज्य का हुआ था। उपलब्ध साक्ष्य से संकेत मिलता है कि इस राज्य पर मलेच्छ शासक सीलस्तंभ ने कब्जा कर लिया। हमें सालस्तंभ के कुछ उत्तराधिकारियों के नामों की जानकारी मिलती है, लेकिन उनके बारे में कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं है। कुछ लोगों का विचार है कि वह भास्करवर्मन के परिवार का ही कोई वंशज था, लेकिन इसकी पुष्टि करने वाला कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।